लेकिन राजस्थान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो साथियों आइए हम आपको बताते हैं सतलज नदी के अंदर बढ़ रहा प्रदूषण इंदिरा गांधी कैनाल को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। यानी कि सतलज रिवर पॉल्यूशन, मिलियन ऑफ वर्ज ऑफ हेल्थ रिस्क, एनजीटी रेज अलार्म। एनजीटी ने हाल ही में कहा है पंजाब और राजस्थान गवर्नमेंट को कि आप लोग अपने द्वारा हर 3 महीने में जल शक्ति मंत्रालय को बताइए कि आपने पॉल्यूशन से निपटने के लिए क्या किया। यदि आप लोग हर 3 महीने में जल शक्ति मंत्रालय को यह नहीं बता पाए कि आपने पॉल्यूशन से निपटने के लिए क्या किया, दैट मींस आपने पॉल्यूशन से निपटने का कोई काम ही नहीं किया। तो अब हमको यह जानना जरूरी है कि सतलज रिवर तो राजस्थान में नहीं आती है राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये सारी बातें आज के सेशन में आपको पता चलेगा। क्या है पूरी कहानी, एक बार के लिए नदियों को देखते हैं। साथियों हम जब नदी के रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम जो है वो है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में यदि आप देखते हैं तो इंडस नदी के साथ में 5 प्रमुख नदियां और जुड़ती हैं। इन 5 प्रमुख नदियों के कारण ही जो नदियों के बीच का क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। तो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान में 5 नदियों के कारण एक भाग है जो पंजाब के नाम से जाना जाता है। इसी पंजाब में होकर के एक नदी बहती है जो इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है सतलज। जब इंडस रिवर वाटर का जो बंटवारा हुआ उस समय पर यह निर्धारित हुआ कि इंडस रिवर के साथ साथ 2 नदियां और कौन कौन सी, चेनाब और झेलम और इंडस, ये तीनों तो पाकिस्तान को पानी पहुंचाएंगी। इसके अलावा रावी, व्यास और सतलज ये तीनों मिलकर के भारत को पानी पहुंचाएंगी। साथियों भारत को पानी पहुंचाने में अगर आपको ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर नजर आ रहा है तो ये सतलज नदी आपको दिख भी रही होगी। साथियों ये सतलज नदी को अगर आप मैप में देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भारत की सीमा के बाहर से इंडिया में आ रही है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये आ कहां से रही है तो साथियों ये तिब्बत से भारत में एंट्री करती है। तिब्बत से भारत में एंट्री कर रही ये जो सतलज रिवर है, इस सतलज रिवर के साथ में व्यास रिवर जो है ये आकर के जुड़ती है। तो सतलज और व्यास आपस में जिस जगह जुड़ती हैं ये पंजाब का एक क्षेत्र है जहां पर डैम बना हुआ है और उसका नाम है हरी के बैराज। उसका नाम क्या है, हरी के बैराज। और उसी हरी के बैराज से होकर के इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है राजस्थान के लिए। यदि आप इस बात को यहां देखें तो सतलज और व्यास जहां पर मिल रहे हैं ये पंजाब का फिरोजाबाद है और यहां पर बना हुआ है फिरोजपुर है और यहां पर बना हुआ है हरी के बैराज। और इस हरी के बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान में पानी लेकर आती है। तो सतलज कहां से आ रही है तो तिब्बत वाले क्षेत्र से आ रही है। सतलज आने के बाद में सतलज को व्यास से कहां मिलाया जाता है तो हरी के बैराज पर, और हरी के बैराज से पानी यहां आता है। दैट मींस सतलज का जो पानी है वो पानी एक प्रकार से राजस्थान में पानी की सप्लाई कर रहा है और व्यास का पानी भी सप्लाई कर रहा है। व्यास इतनी पॉल्यूटेड नहीं है क्योंकि इस पर ऑलरेडी पौंग और पंडोह डैम बने हुए हैं। सतलज नदी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। इसके पीछे क्या जिम्मेदार है अब हम आपको वो बताते हैं। तो एक बार सतलज रिवर के बारे में जान लीजिए साथियों। सतलज नदी जो है ये क्रॉस बॉर्डर करके आती है। इंडस के बाद दूसरी बड़ी नदी है, कैलाश माउंटेन से निकल करके आती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। 1450 किलोमीटर लंबी है। अब सवाल बनता है कि सतलज नदी किस प्रकार से पॉल्यूट हो रही है, आइए जरा हम जानते हैं। साथियों इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है वो सतलज नदी पर बने हुए उसी जगह से निकलती है। कहां से निकलती है, वहीं से निकलती है हरी के बैराज से। जब हरी के बैराज से यह निकलना शुरू होती है तो साथियों सतलज और व्यास के मिलने पर हरी के बैराज निकलता है और ये 2 नवंबर 1984 में
मतलब इसको नाम दिया गया था इंदिरा गांधी जी के नाम के ऊपर। इसको इससे पहले ओरिजिनली राजस्थान कैनाल के नाम से जाना जाता था। जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ तो उनको इसके नाम के ऊपर इंदिरा गांधी कैनाल कहा गया। साथियों, यह नदी जो है ये 167 ये जो कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, ये 167 किलोमीटर पंजाब में बहती है, उसके बाद हरियाणा में 37 किलोमीटर बहती है और फिर राजस्थान में 445 किलोमीटर तक बहती है। कौन? ये जो कैनाल है राजस्थान कैनाल, जो ओरिजिनली जानी जाती है, जिसे वर्तमान में इंदिरा गांधी कैनाल कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी कैनाल हरिके बैराज से होकर के राजस्थान में आता है और लगभग 450 किलोमीटर तक राजस्थान में पानी की सप्लाई करता है। अब हो क्या रहा है साथियों? हो यह रहा है कि अब सतलज नदी के अंदर इस प्रकार से जो आप गंदे नाले देख रहे हैं ये खुल रहे हैं। गंदे नालों की वजह से सतलज के अंदर पानी पड़ गया है काला। अब आप पूछेंगे कि सतलज का पानी इतना गंदा और काला क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। असल में क्या है साथियों, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है लुधियाना शहर। वो जो लुधियाना शहर है वो अपने द्वारा जो कपड़े बनते हैं और जो लेदर का काम होता है उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, उस केमिकल को यूज करने के बाद में जो बचा हुआ पानी है, या फिर समझिए कि जो केमिकल फैक्ट्री में फैल गया उसको धोते हुए उस पानी को नदी में डाल दिया जाता है। ये वो गंदा नाला है जिसका पानी जाकर के सतलज नदी के अंदर गिरता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इस प्रकार से इस नदी के किनारे लगी हुई इंडस्ट्रीज अपना पॉल्यूटेड वेस्ट जो है वो सीधा नदी में फ्लो कर देते हैं और ये नदी में फ्लो हुआ जो पूरा वाटर है ये इस प्रकार से अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में कचरे को ले जाते हुए नदी के अंदर गिरता है। अब ये आप पूछेंगे कि ये कौन सा नाला है? साथियों, असल में लुधियाना के अंदर एक नाला है। नाला मतलब समझ रहे हैं, ड्रेन के लिए एक बहुत बड़ा मतलब खड्डा सा समझिए, कचरा ले जाने वाला नाला, गंदा नाला जिसे आप कहते हैं। यहां लुधियाना में उसका नाम है बूढ़ा नाला। ये बूढ़ा नाला जो है ये सतलज में मैक्सिमम गंदगी डालता है। बूढ़ा नाला को लेकर के आप इस प्रकार के दृश्य देख सकते हैं कि ये अपने अंदर एकदम कालिख लेकर चलता है और ये कालिख जो है वो कहां डालता है? सतलज नदी के अंदर डालता है। तो लुधियाना से निकला हुआ वेस्ट सतलज नदी में गया, वो हरिके बैराज का हिस्सा बना और हरिके बैराज से राजस्थान में एंट्री कर गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इससे पहले भी सरकार को चेतावनी दी थी, कहा था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय से कि यदि आप लोगों ने बूढ़ा नाला को सही नहीं किया तो जल्दी ही इसका प्रभाव बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। साथियों, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं, क्योंकि हम सब लोगों में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर संवेदनशीलता जो है वो थोड़ी कम है। हमें लगता है ठीक ही तो है, पानी आरओ का पी लेंगे, है कि नहीं? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर पॉल्यूटेड पानी, चाहे वो आरओ से आए चाहे वो खेती से आए, अगर आपके शरीर में केमिकल के रूप में पहुंच रहा है तो आप उससे नहीं बच पाएंगे। मैं छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। साथियों, आप पीने के लिए तो आरओ का पानी यूज कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के लिए आप सीधा वही पानी यूज करते हैं जो कैनाल से सीधा चला आ रहा है, चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो या राजस्थान। जहां कैनाल का पानी आ रहा है वहां पर आप इसी प्रकार के केमिकल पॉल्यूटेंट से मिला हुआ पानी यूज करते हैं। अब ये जो केमिकल पॉल्यूटेड पानी है, केमिकली पॉल्यूटेड जो पानी है जिसे आप यूज करते हैं, अब इसकी दुविधा सुनिए। दुविधा ये है कि ये जो केमिकल्स हैं जब ये पौधों में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे ये पौधों में एकत्रित होने लगते हैं। हालत ये हो जाती है कि ये बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन में कन्वर्ट होता है और बहुत बड़ी रासायनिक पदार्थ आपके शरीर में खाद्यान्न के माध्यम से एंट्री कर जाता है। आपको शायद जान के आश्चर्य हो कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति आई, तो कहा गया था कि हरित क्रांति के लिए जो सबसे बड़े जिम्मेदार कारण थे वो कहे गए थे कि हाई यील्डिंग वैरायटी यूज की गई थी, HYV प्रकार का सीड यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया। लेकिन क्या आपको पता है, इन फर्टिलाइजर्स ने उत्पादकता तो बढ़ाई थी लेकिन लोगों में इतनी ज्यादा तबीयत खराब कर दी कि आपको शायद यह जानकर आश्चर्य हो कि बीकानेर में, जो कि राजस्थान का एक शहर है जहां की भुजिया बड़ी फेमस है, साथियों बीकानेर में पंजाब से चलकर के एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। शायद आप लोग इस बात को जानकर के हैरान हो जाएं, लोग उसे
कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। मतलब इसलिए क्योंकि पंजाब वाली साइड से जहां पर की फर्टिलाइजर युक्त पदार्थ और केमिकली पॉल्यूटेड पानी खेती में यूज किया जाता है, उस खेती में यूज किए गए पानी से वो पानी का बना खाद्यान्न वहीं के लोगों के शरीर में जाता है। लगता भले ही होगा आपको कि बढ़िया लस्सी पी जा रही है, बढ़िया मक्के दी रोटी सरसों का साग खाया जा रहा है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा उसमें छुपा हुआ केमिकल, और वो आपके शरीर में कैंसर पैदा कर रहा है। और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इतने मरीज बीकानेर मेडिकल कॉलेज में आते हैं उस ट्रेन से, जिस वजह से उस ट्रेन का नाम कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है कि इसमें कैंसर के रोगी आएंगे। आप विचार करिए साथियों, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, पर हमें अपनी आंखों से जब समझ नहीं आता तो हमें लगता है कि हम थोड़ी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप में से भी बहुतों को ऐसा लगता होगा, अरे ये तो पॉल्यूशन वहां है, मेरे क्षेत्र में थोड़ी है। भाई साहब, आप भी प्रभावित हैं, क्योंकि अगर देश का कोई भी हिस्सा पीड़ित है, कहते हैं ना शरीर की अगर उंगली में भी दर्द होगा तो आपका मस्तिष्क कार्य में नहीं लगेगा। आप ऐसे सोचिए कि यह संपूर्ण भारत का अगर कोई भी हिस्सा प्रभावित है तो चैन से आप भी नहीं रह सकते, क्योंकि भारत एक सहृदय राष्ट्र है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, यह एक अपने आप में बहुत बड़ा विचार है कि बूढ़ा नाला को कैसे रिकवर किया जाए। तो यहां पर विचार किया जाता है कि बूढ़ा नाला के ऊपर भी वाटर फिल्ट्रेशन के लिए कार्य किए जाने चाहिए। साथियों, सतलज रिवर के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज बैठी। वर्तमान में गंगा नदी के लेकर के जिस प्रकार से नालों के ऊपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, वैसे ही बूढ़ा नाला पर भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए, ताकि पहाड़ों से उतरती हुई इतनी निर्मल सतलज जो आपके सामने एकदम व्हाइट पानी लेकर आ रही है, यह काले पानी को लेकर शहर में ना पहुंचे। तो उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को समझ जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है तो पानी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? उस पानी में पल रहे जीवों के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो इंक्रीज होती है। दैट इज नॉन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो याद रखिए, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट मींस हाई पॉल्यूटेड वाटर। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि पानी के अंदर प्रदूषण अगर है तो उस पानी की ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होगी, वो ज्यादा पानी ऑक्सीजन मांगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे अपने जीवों को सरवाइव करना है। और अगर पानी के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो जीव सड़ करके मर जाते हैं और उनकी वजह से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है सभी साथियों को यह सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। एनजीटी ने हाल ही में किसे डायरेक्ट किया है? तो पंजाब और राजस्थान गवर्नमेंट को कहा है कि आप लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या किया, इसके लिए हमें क्वार्टरली यानी कि महीने में 3 महीने में एक बार जल शक्ति मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजिए कि आपने किस प्रकार से पानी की सुरक्षा के लिए कार्य